आज ये पढ़ते हैं जन संचार के माध्यम जो हैं वो देख लेते हैं कि किस प्रकार जन संचार का अर्थ क्या है। जनता तक संचार यानी खबर या सूचना पहुंचाने के लिए किस किस प्रकार के माध्यमों का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए अखबार है, टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट है, अन्य जो हैं तो उनका किस प्रकार विभाजन होता है। तो जन संचार के माध्यम जो है कौन कौन से, पहला क्वेश्चन ऐसे बनता है। तो एक हो जाएगा अपना प्रिंट या फिर उसे कह दीजिए आप मुद्रित माध्यम। मुद्रित माध्यम तो पहला कौन सा हो गया है, प्रिंट या मुद्रित माध्यम। दूसरा अपना हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और तीसरा हो जाएगा अपना नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। अब किस किस में क्या रखते हैं, तो प्रिंट या मुद्रित टाइप किसके द्वारा होगा, किस में शामिल कर लेते हैं, अखबार को। क्या शामिल करते हैं, अखबार को, क्योंकि अखबार जो है वो प्रिंट माध्यम होता है, मुद्रित माध्यम होता है, छपता है। जो छपने वाला है प्रिंटेड है, प्रिंट होने वाला है, मुद्रित होने वाला है, वो हो जाएगा अखबार। इलेक्ट्रॉनिक में अपन कर लेते हैं एक टीवी जिसके द्वारा अपने को समाचार मिलते हैं, और एक हो जाएगा अपना रेडियो। क्या हो जाएगा जी, रेडियो। इसमें और इसमें कर लेते हैं अपन इंटरनेट जो है। इंटरनेट में इंटरनेट पत्रकारिताएं, वेब पत्रकारिताएं वो शामिल हो जाएगी। और इसके अंतर्गत अपन कर लेते हैं टीवी। टीवी जो है वो किस प्रकार का माध्यम हो जाएगा, सर्वे दृश्य। टीवी को सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, दोनों काम कर लेते हैं। कमरे में होते हैं तो देखेंगे सुनेंगे, बाहर हम कहीं दूसरे कमरे में घूम रहे हैं वहाँ भी आवाज़ आती है, वो समाचार हमें सुनाई दे देते हैं, और सामने होते हैं तो देख भी लेते हैं। रेडियो केवल सर्वे माध्यम है, रेडियो से समाचार सुन सकते हैं, अपन चित्र नहीं देख सकते। तो जनसंचार के प्रमुख माध्यम जो हैं वो ये हो गए हैं अखबार, टीवी, रेडियो और इंटरनेट या इंटरनेट पत्रकारिता जो है उसको शामिल कर लेते हैं। अब अपन बात करते हैं अखबार की। अखबार जो है अपना मुद्रित जो जनसंचार के माध्यम है, माध्यमों में सबसे सशक्त माध्यम है, सबसे सशक्त माध्यम है। किस प्रकार का हो जाएगा, सबसे सशक्त माध्यम हो जाएगा अखबार जो है। अब देखते हैं 8 कॉलम होते हैं अखबार में। कितने कॉलम होते हैं, 8। तो अखबार में कॉलम कितने हो जाएंगे, 8 कॉलम हो जाएंगे अखबार में। अब अपन देखते हैं प्रिंट या मुद्रित माध्यम में स्टोरी क्या है। तो स्टोरी किसे कहते हैं, मीडिया की दुनिया में या पत्रकारिता या प्रिंट माध्यम की दुनिया में स्टोरी का अर्थ कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो स्टोरी का अर्थ क्या है, खबर। लेकिन सारी खबरें नहीं, कौन सी खबर। स्टोरी का अर्थ है वह खबर जो 4 या 4 से अधिक कॉलमों में बंटी हो, कॉलमों में बंटी हो। ये क्या होगी स्टोरी की परिभाषा। अखबार में कुल कितने कॉलम होते हैं, तो 8 कॉलम होते हैं। कोई भी खबर जो 4 या 4 से अधिक कॉलमों में बंटी हो वही क्या कहलाएगी, स्टोरी कहलाएगी। अन्यथा वो एंकर खबर होगी, अर्थात 4 से कम कॉलम में कोई खबर आती है तो इसको अपनी स्टोरी नहीं कह सकते, इसका नाम एंकर खबर के रूप में रख देते हैं। तो ये हो गया स्टोरी। अब अपन देखते हैं न्यूज।
दो प्रकार की होगी। तो न्यूज कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? नंबर एक हार्ड न्यूज और नंबर दो सॉफ्ट न्यूज। अब हार्ड न्यूज क्या है, सॉफ्ट न्यूज क्या है, कैसे याद करें? तो बहुत आसान तरीका है। हार्ड का अर्थ क्या है? कठिन। भाई एक हार्ड काम होता है, एक इजी काम होता है। तो एक हार्ड न्यूज है, कठिन न्यूज है, एक सॉफ्ट न्यूज है। सॉफ्ट का अर्थ है इजी इजी। अब अपन क्या है, हार्ड न्यूज किसे कहते हैं? तो हार्ड न्यूज में क्या होता है, जो रोजाना की खबरें दैनिक जीवन में, रोजमर्रा में, रोजाना में घटित खबरें जब छपती है तो वे हार्ड न्यूज होती है। और एक साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक या 6 मासिक जो खबरें आती है वो क्या होगी? सॉफ्ट न्यूज। अब आपसे कहते हैं कि एक तो आपको रोज इतने पन्ने लिखने, और एक आपसे कहते हैं 5 पन्ने लिखने आपको एक महीने में, और एक कहते हैं रोज 5 पन्ने लिखने हैं। तो हार्ड काम कौन सा हुआ? रोज वाला। तो जो रोज की खबरें होगी वो तो हार्ड होगी, और जो साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक या 6 मासिक होगी तो वो क्या हो जाएगी? सॉफ्ट न्यूज। सॉफ्ट का अर्थ इजी काम है, महीने में एक बार लिखना है, और आपको रोज लिखना होता है तो वो हार्ड काम होता है। तो रोजाना की जो खबरें होती है, दुर्घटना की, कहीं पर भी गोलाबारी की, अन्य खबरें, तो वो तो हार्ड न्यूज में आएगी। और जो साप्ताहिक, त्रैमासिक या 6 मासिक या मासिक होती है तो वो सॉफ्ट न्यूज की श्रेणी में आ जाती है। आगे देख लेते हैं हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज। रोजाना घटित घटनाओं का लेखन जो होता है, या रोजमर्रा की खबरें अपन लिखते हैं, घटनाएं लिखते हैं, तो वो हार्ड न्यूज है। क्योंकि रोजाना लिखना काम हार्ड है, कठिन है, तो वो हो जाएगा। साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक भावात्मक खबरें जो आती है उनको अपन सॉफ्ट न्यूज की श्रेणी में रखते हैं। ये काम सॉफ्ट है, इजी इजी है। अब आप देखते हैं कि प्रिंट, या फिर आप कह सकते हैं मुद्रित माध्यम जो है आपके ध्यान में आ चुका है, किस प्रकार है? अखबार। किसको मानेंगे अपने? अखबार को। तो अखबार के लेखन की शैली क्या है? ककार कितने होते हैं? तो सबसे पहले अपने को आवश्यकता पड़ेगी ककारों की। WH वर्ड जो होते हैं ककार, ककार कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। ये 6 गलत है, मानक भाषा में 6 को ऐसे लिखा जाएगा। तो ककार कितने होते हैं? 6। 4 ककार। कितने ककार? 4 सूचनात्मक माने जाएंगे, और 2 ककार वर्णात्मक माने जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए क्या, कब, कौन और कहां। कितने हो गए? 4। ये 4 ककार जो हैं वो क्या होंगे? सूचनात्मक। ये सूचनात्मक ककार होंगे। क्यों और कैसे? क्यों और कैसे, ये जो हैं वो वर्णात्मक ककार होंगे। ये कौन से ककार होंगे? वर्णात्मक ककार होंगे। तो ककार कितने हो गए? 6। 4 ककार होते हैं, सूचनात्मक होते हैं। 2 ककार होते हैं, वे क्या है? वर्णात्मक होते हैं। खबर की बड़ी बड़ी जानकारी यानी क्लाइमेक्स के लिए अपन 4 प्रकार के ककारों का प्रयोग करते हैं, जो प्राय इंट्रो में होता है। अखबार में इंट्रो क्या होता है? जैसे ही अपन अखबार खोलते हैं, काले काले अक्षरों में बड़े बड़े जो हाईलाइट की हुई लाइन होती है, वही क्या होती है? इन 4 ककारों वाली, यानी इंट्रो, मुखोटा या आमुख होता है। 2 ककार जो है क्यों और कैसे, जब छोटे छोटे अक्षरों में नीचे खबर का विस्तार किया जाता है तो वहां पर इन शब्दों के द्वारा ही कि क्यों हुआ और किस प्रकार को घटना जो हुई है वो। तो ककार कितने हो गए? 6। 4 सूचनात्मक ककार है, कौन कौन से हैं, और 2 क्या है? वर्णात्मक ककार माने जाएंगे। अब ककारों का काम कहां पर है तो अपन देख लेते हैं। अखबार लेखन की शैली, अखबार लेखन की शैली कौन सी है? तो अखबार किस शैली में लिखा जाता है? तो अखबार उल्टा,
पिरामिड शैली में लिखा जाएगा। किस शैली में लिखा जाएगा? उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली क्या है? तो यह है अपनी उल्टा पिरामिड शैली। यानी खबरें जब घटते क्रम में आती है तो वो उल्टा पिरामिड शैली मानी जाती है। तो अखबार लेखन की शैली कौन सी हो गई है? उल्टा पिरामिड। अब उल्टा पिरामिड शैली को अपन 3 भागों में बांट देते हैं। ये जो है वो है इंट्रो, या फिर आप कह सकते हैं आमुख, या फिर आप कह सकते हैं मुखोटा। क्या कह सकते हैं? मुखोटा। ये जो है वो बड़े बड़े अखबार में जो हाईलाइट लिखे होते हैं, बड़े बड़े काले काले अक्षर, वही क्या होता है? इंट्रो। और ये जो अभी 4 ककार मैंने बताए हैं, इनका प्रयोग कहाँ होता है? तो यहाँ पर, यानी इंट्रो में। यह है बॉडी। ये क्या है? बॉडी। हिंदी में अपन कह देते हैं निकाय। और यह है समापन। ये क्या है? समापन। खबर का अंत कर देते हैं। तो उल्टा पिरामिड शैली अखबार लेखन की शैली है। उल्टा पिरामिड शैली वो किस प्रकार अपन करते हैं? तो इंट्रो, बॉडी या निकाय और समापन, ये 3 भाग हो गए। इंट्रो में 4 ककार होंगे, यहाँ जो है वो 2 ककार होंगे जो अपने वर्णनात्मक ककार माने जाएंगे खबर का विस्तार देने के लिए। अब क्या करते हैं? उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है? उल्टा पिरामिड शैली में खबरें जो होती है महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में रखी जाती है, तो वही क्या होती है? उल्टा पिरामिड शैली होती है। आगे चलते हैं। उल्टा पिरामिड शैली खबरें जो हैं, खबरें महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में रखी जाती है, तो वो क्या होगी? उल्टा पिरामिड शैली होगी। अर्थात मेन खबर ऊपर ऊपर आ जाती है। कई बार अखबार पढ़ा होता है, हम कहीं जा रहे होते हैं जल्दबाजी में, तो अखबार को देखते हैं बड़ी बड़ी कि वहाँ पर आगजनी हुई, 2 वाहनों का टकराव हुआ, या फिर मान लीजिए दुर्घटना हुई, 5 लोग मरे या मारे गए। तो कहने का अर्थ है वो खबर पढ़ते, उतनी लाइन पढ़ते अपने ये ध्यान में आ जाता है कि खबर का क्लाइमेक्स क्या है, मुख्य चीज़ क्या है। तो वो तो होती है महत्व की दृष्टि से मेन चीज़। फिर खबरें धीरे धीरे घटते क्रम में आती है, तो उल्टा पिरामिड शैली में उल्टा पिरामिड बनेगा और 3 भाग होते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। उसके बाद अपन चलते हैं कि उल्टा पिरामिड शैली के बाद अपन किस चीज़ की चर्चा करते हैं। तो आगे उल्टा पिरामिड के बाद अपन देखते हैं अखबार लेखन के लिए जरूरी बातें या आवश्यक बातें जो हैं। तो अखबार लेखन की भाषा जो है वो सुस्पष्ट होनी चाहिए। पहली चीज, अखबार में जो भी खबर आती है वो भ्रामक नहीं होनी चाहिए, भ्रांति फैलाने वाली नहीं होनी चाहिए, अर्थात एकदम सही खबर ही अखबार लेखन में रखी जानी चाहिए। अखबार लेखन का जो भी पत्रकार होता है उसका दायित्व होता है कि वो अपनी बैसाखियों का सहारा ले लें। बैसाखियाँ जो हैं उनकी चर्चा अपन अलग से कर लेंगे। अब ये अखबार लेखन में क्या होता है? पाठक होता है जो पढ़ने वाला होता है। अब टीवी समाचारों में, रेडियो समाचारों में व्यक्ति के शिक्षित होने की आवश्यकता नहीं है, पढ़े लिखे होने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो खबर सुन सकता है। लेकिन अखबार को तो वही व्यक्ति पढ़ सकता है जो पढ़ा हुआ हो। अनपढ़ के लिए काले अक्षर बेस बराबर है। इसी के साथ टीवी में एक निश्चित समय पे बुलेटिन आती है, 5 बजे राजस्थानी समाचार आएंगे, 7 बजे देश के विदेश के समाचार आएंगे। आप उस समय होते हैं तो देख लेते हैं, अन्यथा नहीं देख पाते। लेकिन अखबार में क्या होता है, आपको सुबह टाइम नहीं मिला तो वापस शाम को आकर आप धीरे धीरे आराम से समझ कर अखबार की सूचनाएं जो है वो पढ़ी जा सकती है। तो अखबार में कुछ अच्छी बातें भी हैं, यानी कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ कमियां भी अखबार लेखन की मानी जाती है कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वही पढ़ सकेगा। और एक अखबार में क्या होता है, 24 घंटे के बाद खबरें आती है। और आजकल अपने को आदत पड़ गई है हर घंटे में अपडेट रहने की, इसीलिए अपना जो माध्यम है वो लोकप्रिय माध्यम इंटरनेट बन गया है, जो 2-2 घंटे के बाद अपने को खबरें मिलती रहे। तो उल्टा पिरामिड शैली अखबार लेखन, अखबार के लिए जो जरूरी या आवश्यक बातें जो हैं वो ये हो जाएगी। अब क्या है, अपन देखते हैं ककारों का क्या महत्व है संचार के माध्यमों में। ककारों का महत्व है
किनका महत्व है? ककारों का। कितने ककार थे? 6 प्रकार के। तो ककारों का क्या होता है? ककारों के माध्यम से ही आप किसी भी घटना या खबर की तह तक जाने के लिए या फिर आप मान लीजिए पूरी घटना की जानकारी पाने के लिए अपन क्या करते हैं? ककारों का प्रयोग करते हैं। ककारों के द्वारा की कोई खबर कब, कहाँ, कब 9 बजे कहाँ, नई दिल्ली या वहाँ पर कौन, अमुक व्यक्ति, किस प्रकार से, क्यों, इस कारण, कैसे, ऐसे, अर्थात पूरी खबर की जानकारी प्राप्त आप ककारों के माध्यम से कर सकते हैं। तो ककार क्या होते हैं? किसी भी खबर की सूचना की तह तक जाने के लिए, छानबीन करने के लिए, संपूर्ण सूचना को प्राप्त करने के लिए ककारों का प्रयोग होता है। अब एक चीज़ है अपने पास जो इसकी अंतिम बची हुई है अखबार लेखन की। अखबार में आप देखते हैं इंट्रो कैसा होना चाहिए? इंट्रो कैसा होना चाहिए? बराबर प्रभावी। कैसा होना चाहिए? प्रभावी। किसी भी खबर यानी अखबार जो है उसकी उल्टा पिरामिड शैली में इंट्रो का प्रयोग होता है। वो इतना प्रभावी होना चाहिए कि इंट्रो को पढ़ते ही पाठक के मन में पूरी की पूरी खबर जो है उसका क्लाइमेक्स समझ में आ जाए, उसकी पूरी धारणा समझ में आ जाए। तो इंट्रो को प्रभावी होना चाहिए, इंट्रो सार गर्भित होना चाहिए, सार गर्भित होना चाहिए, इंट्रो प्रभावी होना चाहिए, इंट्रो को पढ़ते ही हमें पूरी खबर मिल जाए। अब अपन आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में टीवी और रेडियो। आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो है किसके? जनसंचार के। किसके माध्यम है? जन संचार के। या तो बिजली से चलने वाले या फिर सेल या बैटरी से चलने वाले जो भी संसाधन आते हैं या फिर मान लीजिए संचार के माध्यम आते हैं, उन्हें अपन क्या मानेंगे? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। पहला है अपना रेडियो और दूसरा है टीवी। संचार का माध्यम जो है टीवी समाचार और रेडियो समाचार। अभी रेडियो समाचार जो हैं वो क्या है? ये पहली बात इसके लिए लिखते हैं, रेडियो प्रमुख रूप से एक रेखीय जनसंचार का माध्यम माना जाता है। और रेडियो क्या है? तो केवल श्रव्य माध्यम है। क्या है? श्रव्य माध्यम। यानी रेडियो समाचारों में स्वर या जो ध्वनियाँ होती है वो ही प्रमुख है। जिसमें मुख्य क्या होती है? स्वर या आवाज या ध्वनि जो होती है वो प्रमुख होती है। ये एक श्रव्य माध्यम है। यदि पूछा जाए कि कौन सा श्रव्य माध्यम है तो रेडियो है। दूसरी बात आती है रेडियो के लिए अपन देखेंगे कि जब श्रव्य माध्यम की बात आ जाए कि श्रव्य माध्यम कौन सा है तो क्या हो जाएगा? रेडियो। आगे चलते हैं, ये एक रेखीय जनसंचार का माध्यम है। एक रेखीय जन संचार का माध्यम है। रेडियो के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं है। जहां पर नेट नहीं पकड़ता ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में रेडियो बहुत उपयोगी या फिर मान लीजिए एक सशक्त जनसंचार का माध्यम माना जा सकता है। रेडियो के लिए व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना भी जरूरी नहीं है। अब रेडियो के लिए आप क्या देखते हैं? रेडियो समाचार लिखते समय चाहे अखबार के समाचार लिखें, चाहे टीवी के लिए लिखें, चाहे रेडियो के लिए लिखें या इंटरनेट के लिए लिखें, सारी चीज़ें पहले एक स्क्रिप्ट के रूप में लिखी जाती है। तो लिखने के लिए क्या होता है? जैसे मान लीजिए अपने पास ये पन्ना है और यहाँ अपन क्या है कि रेडियो के लिए समाचार लिख रहे हैं। अब ये जो पंक्ति है इस पंक्ति में 12 से 13 बस इतने ही, इससे अधिक शब्द नहीं होने चाहिए। एक पंक्ति में रेडियो में कितने से शब्द होंगे? 12 से 13 शब्द, इससे अधिक नहीं होगा। नंबर 2, जो पंक्ति है तो पंक्ति के अंत में शब्द का विभाजन नहीं होना चाहिए, शब्द का विभाजन न हो। विभाजन न होने का अर्थ जैसे मान लीजिए आपने यहाँ लिख दिया परम, ये डेश लगा दिया और यहाँ लिख दिया आवश्यक, नहीं।
परमावश्यक है, शब्द एक जगह ही रखा जाना चाहिए। या फिर मान लीजिए यहाँ रख दिया पंक्ति में संसव, आगे लिख दिया धन, तो ये नहीं होना चाहिए। पंक्ति के अंत में शब्द का जो विभाजन होता है, आधा शब्द इस कोने में वापस यहाँ ये अड़ंगा नहीं होना चाहिए। तो पंक्ति के अंत में शब्द का विभाजन नहीं होगा, 12 से 13 अधिक शब्द नहीं होंगे। और जो रेडियो के लिए समाचार लिखे जाते हैं उनकी भाषा सरल, सुस्पष्ट और साफ सुथरी, मुहावरेदार और कम शब्दों में अधिक बात कहने वाली भाषा जो है वो होनी चाहिए। तो यह था अपना रेडियो, जो श्रव्य माध्यम है, केवल एक रेखीय है। और इसके लेखन के लिए कौन कौन सी बातें जो जरूरी है, भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, सुस्पष्ट होनी चाहिए। आगे बात करते हैं अपन टीवी समाचारों की। आगे बात करते हैं टीवी जनसंचार का जो माध्यम है, उनके लिए कौन कौन से टीवी जनसंचार के चरण माने जाते हैं, कितने चरणों में टीवी जनसंचार बंटा होता है, टीवी जनसंचार में किन किन बातों का अपने को ध्यान रखना होता है, कौन सी चीज़ के बारे में क्या जानकारी है, तो वो देख लेते हैं। ये तो अपने ध्यान में आ गया है कि टीवी जो जनसंचार का माध्यम है वो श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार का है। श्रव्य, दृश्य, टीवी समाचार सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, दोनों चीज़ें हो गई। और रेडियो की भांति यह भी एक रेखीय है। कितने रेखीय है? एक रेखीय जनसंचार का माध्यम है। अब अपन चलते हैं टीवी में। एक तो नेट साउंड क्या है, जहाँ भी घटना घटित होती है, कोई दुर्घटना, गोलाबारी, आगजनी, कुछ भी, वहाँ से होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक रिपोर्टर होता है, जैसे अखबार के लिए कौन होगा, संपादक, उसी प्रकार से एक रिपोर्टर होता है जो रिपोर्ट देता है वहाँ से। अब वो क्या करता है कि जहाँ से घटना स्थल से अपने प्रमुख रिपोर्टर को अर्थात हमें लाइव दिखाता है, और लाइव दिखाते समय वो माइक में बोलता है, जो अनावश्यक ध्वनियाँ आती है, मान लीजिए कहीं कोई खबर दिखाई जा रही है, तो वहाँ से मान लीजिए कि रेलगाड़ियों के, किसी के रोने चिल्लाने की, या गाड़ियों के हॉर्न, अनावश्यक जो ध्वनियाँ सौतें आ जाती है उस लाइव के अंदर, लाइव दिखाए जाने वाले दृश्य में बेकार की जो ध्वनि आ जाती है, जिन पर कोई रोक नहीं होती क्योंकि वो तो आनी स्वाभाविक है, वो होती है नेट साउंड। नेट के माध्यम से प्रवेश कर जाती है खबरों में। तो नेट साउंड क्या है? अनावश्यक ध्वनियाँ जो लाइव में आती है वो क्या हो जाएगी? नेट साउंड। फोन इन, अर्थात रिपोर्टर जो होता है, प्रधान संपादक को फोन पे बताता है कि ये खबर यहाँ पर इस प्रकार हुई, और वो व्यक्ति हमारे को फिर टीवी में बताता है। तो फोन पर कोई सूचना दी जाती है सह संपादक के द्वारा, सह रिपोर्टर के द्वारा, तो वो क्या होती है? फोन इन होती है। बाइट्स क्या है? तो बाइट्स 30 से लेकर 40 सेकंड के छोटे छोटे जो साक्षात्कार होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, वही क्या होते हैं? बाइट्स। बाइट्स की क्या भूमिका होती है? अर्थात कोई खबर सही है या नहीं, जो वहाँ पर चश्मदीद गवाह होता है, जिसने घटना को देखा है अपनी आंखों से, उस व्यक्ति से टीवी वाले क्या करते हैं? छोटा इंटरव्यू लेते हैं कि आप बताइए वहाँ पर क्या हुआ। तो वो व्यक्ति क्या करता है कि वो बताता है कि हाँ मैंने ये देखा, यहाँ पर ये हुआ, वहाँ पर वह हुआ, छोटी सी सूचना उसके द्वारा दी जाती है। तो अपन लोगों को लगता है कि वास्तव में खबर सही है, खबर प्रामाणिक है, तथ्यात्मक है, ये सूचना एकदम सत्य है। तो खबर की सत्यता प्रमाणित करने के लिए ही छोटे छोटे बाइट्स जो हैं, छोटे छोटे इंटरव्यू जो 30 से 40 सेकंड के आम लोगों के लिए जाते हैं, जो जिस घटना स्थल से जुड़ा हुआ होता है, या फिर उसने उसको लाइव देखा था, वहाँ पर सामने देखा था आंखों से बिल्कुल, तो वो छोटे छोटे बाइट्स होते हैं। और ये इसमें होते हैं लाइव, किसी भी घटना का लाइव प्रसारण होता है, तुरंत सीधा प्रसारण होता है, वो लाइव हो जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज क्या है? बड़ी खबरें जो तुरंत सिद्धि यानी तत्काल, बड़ी खबरें जो तत्काल श्रोता, दर्शक या पाठक तक, तो पाठक तो नहीं कह सकते, श्रोता या दर्शक तक पहुंचा जाती है, सीधी खबरें तुरंत आती हैं, वो ब्रेकिंग न्यूज होती है। ड्राई एंकर है,
वो है खबर का सीधा प्रसारण घटना स्थल से, तो वो क्या हो जाएगा, ड्राई एंकर हो जाएगा। अब एक है आपके पास स्क्रिप्ट, ये क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि टीवी समाचारों में यहाँ एक पंक्ति चलती है आगजनी, या जो भी घटना घटती है टीवी में नीचे लाइन चलती है, वो जो लाइन सूचनात्मक चलती है वही क्या मानी जाती है, स्क्रिप्ट मानी जाती है। यह है ऑडियो विजुअल साम्य। ये क्या होता है? अब मान लीजिए यहाँ पर जो स्क्रिप्ट चलती है आगजनी की, और सामने क्या है, दो वाहन भिड़ते हुए दिखा दिए, या फिर मान लीजिए यहाँ दिखा दिया वाहन दुर्घटना। तो यहाँ पर जो ध्वनि है, स्क्रिप्ट है, वो तो वाहन दुर्घटना की सूचना चल रही है, और यहाँ पर वीडियो जो है, विजुअल यानी वीडियो जो है वो आ गया आगजनी का। तो ये फिर रंगा खराब है, दोनों में समानता नहीं है। यहाँ पर जो दृश्य दिखा जाता है दृश्य भी वही आना चाहिए जो यहाँ पर पंक्ति चल रही है। तो कहने का अर्थ है ऑडियो में और वीडियो में दोनों में एक रूपता होनी चाहिए। कहाँ कुछ और जा रहा है, यहाँ पर सीन या दृश्य जो है वो कुछ और आ जाए तो फिर वो गड़बड़ है। तो ऑडियो और विजुअल सामने होना चाहिए। स्क्रिप्ट क्या है, रिपोर्टर कौन होता है, नेट साउंड फोन इन बाइट्स लाइव ब्रेकिंग न्यूज और ड्राई एंकर जो है वो क्या होते हैं, टीवी समाचारों में आम लोगों के समझने योग्य सरल सुग्राह्य और स्पष्ट भाषा शैली का प्रयोग होना चाहिए। खबरें भ्रामक नहीं होनी चाहिए, खबरें जांच पड़ताल करके तथ्यात्मक सूचना या आंकड़े जो होते हैं वो प्रमाणित होने चाहिए। यह होता है टीवी संचार या टीवी का जनसंचार का माध्यम जो है। आगे चलते हैं इंटरनेट पत्रकारिता। इंटरनेट पत्रकारिता, जिसका दूसरा नाम आप वेब पत्रकारिता भी रख सकते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? तो आधुनिक युवाओं की जो सबसे बड़ी पसंद है इंटरनेट या वेब पत्रकारिता। इसका अर्थ है कि जो प्रिंट नहीं है, छपी नहीं हुई है, केवल इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध है। और पहले तो क्या थे, बहुत कम शब्द भेजे जा सकते थे, लेकिन आजकल तो बहुत ज़्यादा शब्द, 7,000 के आसपास शब्द जो हैं वो बहुत ही कम मिनट में यानी सेकंडों में ही त्वरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो मुद्रित नहीं है, केवल इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री जो है वही क्या इंटरनेट पत्रकारिता के रूप में आती है। रेडियो पे प्रथम साइट थी जो वेब पत्रकारिता के लिए काम किया करती थी, तहलका.com। यह जो है विशुद्ध नेट पत्रकारिता उपलब्ध सच्चे अर्थों में अपने को करवाती है। या विशुद्ध पत्रकारिता करने का श्रेय जो है किसको जाता है? तो विशुद्ध पत्रकारिता करने का श्रेय जो है वो तहलका.com को जाता है। हिंदी का फ़ॉन्ट या कीबोर्ड हिंदी में उपलब्ध नहीं है। बाकी हिंदी की पत्रकारिता, भारत में अभी इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर है और विश्व में देखें तो तीसरा दौर है। पहला दौर भारत का 1993 का रहा और दूसरा 2003 में शुरू हुआ था नेट पत्रकारिता का। अब अपन पत्रकारिता के अन्य जो आयाम है वो देखते हैं। तो खोजी पत्रकारिता क्या है? खोजी पत्रकारिता क्या है? यानी वे सूचनाएं, वे आंकड़े जिन्हें दबाने का प्रयास किया जाता है, वे तथ्य जिन्हें लोग छुपाने का प्रयास करते हैं, पत्रकारों के द्वारा उनको खोज कर छानबीन करके, गहराई से छानबीन करके सबके सामने लाया जाता है। तो वो क्या होती है? खोजी पत्रकारिता होती है। खोज कर लाते हैं जिन सूचनाओं को, तथ्यों को, आंकड़ों को दबाने या छुपाने का प्रयास किया जाता है। तो क्या कर देते हैं? जिन आंकड़ों या सूचनाओं को छुपाने या फिर दबाने का प्रयास किया जाता है, उनको गहरी छानबीन से खोज कर जनता के सामने लाना, वही क्या हो जाएगा जी? खोजी पत्रकारिता। एक है अपनी वॉचडॉग पत्रकारिता। वॉचडॉग पत्रकारिता चर्चा करते हैं। वॉचडॉग पत्रकारिता क्या है? तो वॉचडॉग का अर्थ आप अंग्रेजी मीनिंग का अर्थ समझ गए होंगे। वॉचडॉग यानी घर में
काम क्या होता है वॉचडॉग का, तो निगरानी रखना है। वॉचडॉग पत्रकारिता उसे कहते हैं जो सरकारी नीतियों पर, सरकारी कार्य कामों पर या सरकारी काम काजों पर जो पैनी नज़र कुछ पत्रकार रखते हैं, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं और लोगों के सामने लाकर उनका पर्दाफाश करते हैं, तो वो क्या होती है, वॉचडॉग पत्रकारिता होती है। तो परिभाषा क्या बना देंगे, सरकारी कामकाज पर पैनी नजर रखते हुए सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना, जनता के सामने लाना यानी पर्दाफाश करना, वही क्या होती है, वॉचडॉग पत्रकारिता होती है। एक है अपना स्तंभ लेख। ये संचार या जनसंचार या संचार का माध्यम नहीं है, ये जनसंचार का माध्यम नहीं है, तो फिर स्तंभ लेख क्या है। बहुत सारे लेखक ऐसे होते हैं जो अखबार के लिए लेखन काम करते हैं, वे अपने विचार अखबार में लिखते हैं, तो एक वैचारिक लेखन शैली जो है वो क्या है, स्तंभ लेख है। तो स्तंभ लेख क्या है, विचार लेखन है, विचार लेखन है। कुछ ही लेखक अखबारों के लिए लिखते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं, यानी सरकारी कार्य कामों पर, किसी भी लेटेस्ट करंट जीके के तत्कालीन मुद्दों के ऊपर, यानी वे अपने विचार व्यक्त करते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति को क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो कुछ लेखकों के जो विचार प्रधान लेख होते हैं या वैचारिक या विचार लेखन है, तो वैचारिक लेखन शैली जो है वही क्या है, स्तंभ लेखन है, वैचारिक लेखन जो है। आगे देखते हैं डेस्क क्या है, जनसंचार माध्यम के कार्य कौन कौन से। क्लाइमेक्स अभी बाकी है, क्लाइमेक्स क्या है, एनकोडिंग क्या है, पत्रकार की बैसाखियां जो हैं, सहारा जो है वो क्या है, बीट व विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या है। तो डेस्क क्या है, तो पहले डेस्क को समझते हैं। डेस्क क्या है, डेस्क में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पत्रकारिता के लिए, समाचार पत्रों के लिए, टीवी या रेडियो चैनल के लिए जो जो लेखन काम करते हैं, पत्रकार होते हैं, उनकी अलग अलग विभाग की बात आ जाए, या डेस्क का अर्थ है टेबल होती है, बेंचें होती है, सबका अपना अपना दायित्व होता है, सबका अपना अपना विभाग अलग अलग होता है, तो वही क्या होता है, डेस्क होता है। इनका काम बहुत विस्तृत होता है। तो समाचार कह सकते हैं आप, यानी पत्रकारिता, या फिर जो चैनल होते हैं, चैनल का अर्थ है टीवी और रेडियो। पत्रकारिता के लिए चैनल या टीवी रेडियो के लिए लेखन काम करने वालों, लेखन कार्य करने वाले पत्रकारों के विभाग मान लीजिए, या फिर मान लीजिए उनका अलग अलग दायित्व होता है कि कौन सा वाणिज्य विभाग की पत्रकारिता कर रहा है, खेल पत्रकारिता, या फिर मान लीजिए विज्ञान पत्रकारिता, या फिर वाणिज्यिक पत्रकारिता, या फिर फिल्म पत्रकारिता, अलग अलग सबके अपने अपने दायित्व बंटे होते हैं। जनसंचार के माध्यम जो हैं उनके कौन कौन से काम है, तो एक तो काम है इसके माध्यम से लोगों को शिक्षित करना, दूसरी बात है सूचना पहुंचाना या सूचना देना, और तीसरा काम है लोगों का मनोरंजन करना। ये हो गए जनसंचार के जो भी माध्यम है, अखबार के द्वारा, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, या फिर अपने जो भी सोशल मीडिया वाले फीचर्स माने जाते हैं, सारे के सारे, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो,
टिकटॉक हो, जो भी जहाँ जहाँ शिक्षाप्रद चीजें आती है तो वो हो जाएगा। 3 प्रकार के काम है, शिक्षित करना, मनोरंजन करना और सूचना देना। क्लाइमेक्स क्या है? बार बार आता है क्लाइमेक्स अभी बाकी है, अर्थात क्लाइमेक्स क्या है? तो संपूर्ण सूचना सामने लाना ही क्या है? क्लाइमेक्स है। जो भी घटना है उसकी संपूर्ण डिटेल आपके सामने आ जाती है, आप वास्तविकता से परिचित हो जाते हैं कि बस ये काम होने वाला है, ये काम हो चुका है, ये काम हुआ, अमुक घटना इस प्रकार घटित हुई, पूरा का पूरा एंड आ जाता है। कई बार होता है कि क्लाइमेक्स अभी बाकी है, आगे एंड अपने देखते हैं, बीच में होते हैं पता नहीं एंड क्या होगा। तो कोई भी चीज का जो समापन है, एंड है, वो क्या होगा? क्लाइमेक्स होगा। संपूर्ण सूचना सामने लाना, वास्तविक घटनाओं से परिचित होना, रूबरू होना, क्लाइमेक्स हो जाएगा। एन कोडिंग क्या है? एन कोडिंग जो है ये सूचना या संचार प्रसारण के आप कह सकते हैं कोड या जो कूट या संकेत होते हैं, अर्थात सूचना के या फिर जो अपना संदेश है उसको संप्रेषण करने का जो माध्यम है, कूट है, संकेत है, वही क्या माने जाते हैं? एनकोडिंग माने जाएंगे। पत्रकार की वैसाखियां क्या है और बीट यानी विशेषक अर्थ क्या है, देखते हैं आगे। आगे बात करते हैं पत्रकार की जो वैसाखियां हैं वो कितने प्रकार की होती है? 4। पत्रकार का गुण होता है संदेह करना, और होना भी चाहिए, अर्थात उसे भयभीत नहीं होना चाहिए, वो निर्भीक होना चाहिए और संदेह का गुण उसमें होना चाहिए, संदेह होने वाली बात होनी चाहिए। और 4 प्रकार की वैसाखियां जो हैं, एक है सच्चाई, दूसरी है संतुलन, तीसरी है स्पष्टता, और चौथी जो है वो पत्रकार की वैसाखियों में गिनी जाएगी निष्पक्षता। अर्थात पत्रकार सच्चा होना चाहिए, उसकी घटनाएं, उसकी सूचनाएं, उसके आंकड़े, उसके डाटा जो हैं वो सत्य हो, प्रामाणिक हो, यानी तथ्यों का जो संकलन करता है, जो भी उसके सामने डाटा या तथ्य आते हैं वे भ्रामक नहीं होने चाहिए। संतुलन अर्थात उसकी मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए, जहाँ भी वो जाता है सूचनाएं संग्रहण करने के लिए लोगों की बातें सुनने को मिलती है, कुछ नेगेटिव भी होती है, कुछ पॉजिटिव होती है, उस समय अपना संतुलन न खोएं। स्पष्टता अर्थात कोई भी चीज़ है वो एकदम साफ सुथरी क्लियर होनी चाहिए, किसी प्रकार का संशय उसमें नहीं होना चाहिए। और निष्पक्षता करते कोई भी काम है वो भेदभाव रहित होना चाहिए। अब भेदभाव रहित का अर्थ है कि भारत का पत्रकार है, टीम इंडिया क्रिकेट में हार जाती है फिर भी कहते हैं जीत गई, नहीं जी, निष्पक्षता होनी चाहिए, वो पत्रकार का गुण होता है। पत्रकार की वैसाखियां हैं ये 4 जो हैं, यानी पत्रकारिता के मूल्यों में गिरावट ना आए, और उस समय जब मान लीजिए वो समस्या में होता है तो ये उसकी सहायता करती है। पत्रकार के जो वैसाखियों के अंतर्गत आने वाले आंकड़ों में या तथ्यों में बात करते हैं सच्चाई, संतुलन, स्पष्टता और निष्पक्षता। बीट और विशेषीकृत रिपोर्ट क्या है? तो बीट क्या है, सबसे पहले अपन देखते हैं बीट। ये बीट रिपोर्टिंग है और ये विशेषकृत रिपोर्टिंग है। रिपोर्टिंग का अर्थ है किसी प्रकार की रिपोर्ट या सूचना एकत्रित करना है। तो बीट का अर्थ है जिस विषय में, तो किसी भी विषय जो उससे संबंधित होता है उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो यहां से कर लेते हैं विषय की जानकारी हो प्लस उसकी उसमें रुचि हो, वो क्या होती है? बीट रिपोर्टिंग होती है। कोई भी विषय है, मान लीजिए घटनाक्रम का है या फिर मान लीजिए कोई किसी प्रकार की छानबीन का है, जो उसका विषय है उसकी जानकारी पूरी होनी चाहिए और उसमें उसकी रुचि होनी चाहिए, वो तो होती है बीट रिपोर्टिंग। और विशेषिक अर्थ क्या है? जिसके बारे में उसकी रुचि है उन आंकड़ों में या फिर मान लीजिए जो प्रमाण है साक्ष्यों में या उन मुद्दों में
जो विश्लेषण होता है, सही है गलत है, ये जब निर्णय किए जाते हैं, संश्लेषण विश्लेषण का काम आता है, तो वो विशेषीकृत रिपोर्टिंग मानी जाती है। जिस विषय के ऊपर उसकी रुचि होती है उसके बारे में जो भी डाटा है, साक्ष्य हैं, आंकड़े हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है कि सही है या नहीं, तो वो हो जाती है बीट। रिपोर्टिंग के अलावा जो है विशेषीकृत, और बीट में उसका उस विषय से संबंधित होना जरूरी है, ज्ञान होना चाहिए और रुचि होनी चाहिए।